गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण के मुख्य पृष्ठ के बारे में। और इसे लिखा जयंतीलाल भंडारी जी ने। और जो आज का विषय है, जो कंटेंट है, वो है दोस्तों विदेशी निवेश in दशा और दिशा। इसके ऊपर बात करने की आवश्यकता इसलिए है, इसके ऊपर मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यही बातें हमने जो मैं बात अभी कहने जा रहा हूँ आपसे, ये बात हमने दैनिक जागरण के संपादकीय में भी कहा है। यदि कोई भी आप जो लोग हमारे परिवार की तरह हैं, ठीक है, और जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोग और हम लोग जुड़े हुए हैं, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप लोग मुझसे किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग से कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक नया नंबर हमने लिया है और उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक तो नहीं होगा, फिर भी नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी आप सीधे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और, रात में परेशान नहीं करिएगा, ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और, मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसमें फ़ोन आएगा, इधर से जाएगा नहीं, तो एक दो बार अगर मैं नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि मैं सेल फ़ोन कैरी नहीं करता, तो एक दो बार और कोशिश करिएगा। तो चलते हैं आगे, तबीयत नहीं सही लग रही है। कोविड-19 के बाद की आर्थिक दुनिया की तस्वीर कैसी होगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए। जिस तरह से पैंडेमिक आई कोविड-19, इसकी वजह से दोस्तों जो एक दुनिया हुआ करती थी, जिस तरह से वैश्वीकरण के नाम के एक चैन से जुड़ी हुई थी, तो अगर एक चैन में अगर एक कहीं से भी एक चैन टूटा ना, तो जितने लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े थे सब लोगों का नुकसान होगा और प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो आज वही दौर है दोस्तों। ऐसा कोई भी देश नहीं जो ये नहीं कह सकता कि इस पैंडेमिक से मैं पूरी तरह से बचा हूँ, क्योंकि दोस्तों लोगों की जो निर्भरता थी कई देशों के ऊपर थी। तो ऐसे में जब वहाँ पर पूरी तरह से उत्पादन बंद हो गया तो आपके देश में किल्लतें महसूस होने लगीं और इसी का खामियाजा पूरी दुनिया आज भुगत रही है। तो इसी मसले पर बात करेंगे कि इस पैंडेमिक दौर में भारत जैसा देश अगर चाह दे तो चाइना जैसे देश को कैसे पीछे छोड़ सकता है और अपने ही देश में तमाम तरह के रोज़गार, तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर सकता है। रेटिंग एजेंसी नोमरा ने इसकी तस्वीर पेश की। कोविड-19 के बाद की दुनिया शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त चीन के प्रति दुनिया की बाकी देशों में जो नफरत पैदा हो गई है, उसका पहला असर यह होगा कि चीन से वैश्विक निवेश का कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। चीन से निकलने वाले इस निवेश का ज़्यादा प्रभाव एशियाई देशों की ओर होगा और भारत ऐसे निवेश को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा लाभार्थी देश बन सकता है। आपको पता है दोस्तों, जब से चाइना जैसे देश की संलिप्तता पाई गई है और जिस तरह से सबसे महाशक्तिशाली देश अमेरिका के द्वारा WHO से बाहर निकलने के बाद उसको धमकी दी गई कि इसके भी मैं जांच कराऊंगा। चाइना जैसे देश की तो जांच होगी कोविड-19 के लिए, पर इसकी भी जांच होगी WHO की संस्था की, कि इसने सही समय पर पूरी दुनिया को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसने क्यों नहीं बताया। इसी वजह से उसने इसका तिरस्कार किया, इसको छोड़ दिया कि अमेरिका जैसा देश बहुत बड़ा फंड मुहैया करता था WHO को। तो दोस्तों यदि अमेरिका जैसा देश किसी देश के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंधों की बात करे तो उसका प्रभाव अन्य देशों के ऊपर पड़ता है, अन्य देश के बिजनेसमैन के ऊपर पड़ता है। ये लोग जान चुके हैं कि देर सवेर में अमेरिका जैसा देश जैसे ईरान के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा देता है, इराक के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, कोरिया के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, तो ऐसे चाइना के संदर्भ में भी प्रतिबंध लगाएगा। और ऐसे में हमारे पास ये जो अवसर है चाइना जैसे देश को अभी छोड़ के भाग जाने का। और अगर एशिया में कोई देश है जो चाइना जैसे देश से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और जो वहाँ पे सहूलियतें दी गई हैं उससे बेटर कहीं मिल सकती, तो भारत जैसा देश है। भारत जैसे देश के बारे में बता दें, 35 साल से कम सबसे ज़्यादा अगर कहीं युवा हैं पूरी दुनिया में तो भारत जैसा देश ही है। और यदि हम कहें कि जो श्रम की बात होती है वो भी सबसे सस्ती है चाइना की अपेक्षा भारत में। तो दोस्तों आपको पता होगा ये हरियाणा जैसा राज्य भारत का पहला राज्य होगा जिसने अभी से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं और बहुत सारी प्राथमिकताएं उनके लिए तैयार की हैं जो विदेशी कंपनियां उनके राज्यों में अपना सब कुछ सेटअप लगाएंगी। उसके लिए उन्होंने पहले से ही शुरुआत कर दिया है, ज़मीनें देख रहे हैं अलॉट करने के लिए, ठीक है।
गौरतलब है कि इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ दुनिया के विकसित देशों के राष्ट्र प्रमुख चीन पर अपने देशों की कंपनियों की निर्भरता खत्म करने के अगुवा बन गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान सहित कई देशों ने अपनी कंपनियों को चीन से निकालने की कवायद शुरू कर दी है। तो इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं कि तमाम तरह के जो दबाव बनाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, वैश्विक मंचों के माध्यम से, तो सारी कंपनियां भाग रही हैं चाइना जैसे देश से निकलकर। वो उसके पड़ोसी देशों को पहली प्राथमिकता देंगी। मैं बता दूं, हो सकता है पाकिस्तान जैसे देश को प्राथमिकता ना मिले, क्योंकि तमाम तरह के जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, एकदम डी ग्रेड में रखा हुआ है, ठीक है, जिसे आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, जो एक वित्तीय वैश्विक संस्था है जो ये आकलन करती है, कैलकुलेशन करती है किसी भी देश के बारे में कि इसको आर्थिक मदद देनी चाहिए या ना देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभार कुछ देश ऐसे भी हैं जो आर्थिक मदद किया जाता है किसी देश को, इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे जो गरीबी है, भुखमरी है, जो एजुकेशन है, ऐसे तमाम तरह के सिस्टम को मजबूत बनाने का। पर दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान तो जनरेट करता है, नए नए लड़ाकू तैयार करता है, ठीक। इसलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों का लाभ ऐसे देशों को नहीं मिलेगा। पिछले दिनों विभिन्न वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई कि चीन में कार्यरत कई देशों की 1000 से अधिक दिग्गज कंपनियां अपना बहुत कुछ निवेश समेट कर उत्पादन बंद कर भारत का रुख करना चाहती हैं। जर्मनी की फूडवेयर निर्माता कंपनी कासा एवर्ज GmbH के निदेशक मंडल ने घोषणा की कि वह अपनी इकाई चीन से निकालकर भारत के शहर आगरा में स्थापित करेगा। यह इकाई करीब 110 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की जाएगी। इसी तरह लावा इंटरनेशनल ने भी चीन में कार्यरत अपने कारोबार को भारत में स्थानांतरित करने का ऐलान कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि कोई झूठी अफवाहें नहीं है दोस्तों, ये सारी चीज़ें एडिटोरियल में लिखी गई हैं। इन्हीं एडिटोरियल के माध्यम से जो आप PD, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल दर्पण लेते हैं, इसी का अंश होता है। इतना डिटेल में तो आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से। पर दोस्तों, यदि आपने ये जो विचार है, ये जो आइडियोलॉजी यदि अपने अंदर ये आपने विकसित कर लिया ना, तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी कॉन्सेप्ट को तोड़े। आप जहाँ से चाहेंगे वहाँ से एक नया विचार ला देंगे। जब आप PD पढ़ेंगे आपको महसूस होगा, PD की पढ़ाई अलग होती है, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो संकीर्ण होगा। पर दोस्तों, जब एडिटोरियल आप पढ़ते हैं ना, तो आपका बहुत ब्रॉड माइंडेड होगा, आप यहाँ से कई चीज़ों को उठा कर रख सकते हैं। और सबसे बड़ा लेखन शैली का कला यही है, मतलब जो एग्जामिनर हो उसे लगे कि बंदा बहुत ही ब्रॉड माइंडेड का है। और यदि आपने चीज़ों को रट के गए हैं तो कहाँ पे क्या मिलेगा भगवान जाने। प्रैक्टिस करनी अच्छी बात है। कुछ चीज़ें हैं जो आप रट सकते हैं, उस बातों को प्राथमिकता देख सकते हैं, फैक्ट और फिगर को, पर विचारों को आप रटेंगे तो आपका नुकसान होगा। निस्संदेह कोविड-19 के कारण दुनिया में चीन के प्रति बढ़ती नाराजगी के बीच भारत ने कोरोना से लड़ाई में सबके प्रति सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। ऐसे में भारत ने वैश्विक निवेश, कारोबार और निर्यात बढ़ाने की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रोत्साहन सुविधाओं की रणनीति तैयार की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हॉप प्लग एंड प्ले आए और काम शुरू करें मॉडल को साकार करने के मद्देनजर उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नत बनाने के लिए मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम में बदलाव करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में गैर उपयोगी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि चीन से बाहर निकलने वाली वैश्विक कंपनियों को भारत में काम शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार मिलेगा। उद्योग सीधे उत्पादन शुरू करने की स्थिति में होंगे। नई रणनीति के तहत सरकार ने देश में वैश्विक निवेश और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10 बड़े क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें बिजली, दवा, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी मशीन निर्माण, सौर उपकरण, चमड़ा उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और कपड़ा उद्योग शामिल है। कई आर्थिक मापदंडों पर भारत अभी भी चीन से आगे है। भारत दवा निर्माण, रसायन निर्माण और जैव तकनीकी के क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ता हुआ देश भी है। भारत की श्रम शक्ति और लागत का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत में श्रम लागत चीन की तुलना में सस्ती है। भारत के पास तकनीकी और पेशेवर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत के पास 35 साल से कम उम्र की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। ये सब विशेषताएं भारत को चीन से
निवेश और कारोबार के मद्देनज़र दूसरे देशों की तुलना में अधिक उपयुक्त और आकर्षक बनाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यही कारण है कि चाइना जैसे देश से निकलने के बाद तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पहली प्राथमिकता भारत जैसे देश को देंगी, क्योंकि वो तमाम तरह की सहूलतें ज़रूरतें भारत जैसा देश प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक सुधारों की तेज़ी से बढ़ाया, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में सुधार किए हैं, निर्यात बढ़ाने और करों और ब्याज दरों में बदलाव जैसे अनेक क्षेत्रों में रणनीतिक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने का काम भी तेज किया है। उत्पादकों और श्रमिकों के लिए हितों को देखते हुए श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं। निवेश और विनिवेश के नियमों में परिवर्तन भी किए हैं। पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट कर में भारी कटौती भी इसी दिशा में बड़ा कदम था। ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से भारत के लिए वैश्विक निवेश, वैश्विक निर्यात और दुनिया का नया कारखाना बनने की प्रबल संभावना बन रही है, तब इन्हें साकार करने के लिए हमें शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज करनी होगी। सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने होंगे। इसमें विनिर्माण क्षेत्र की अहम भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर अपने उत्पादों की उत्पादन लागत कम करनी होगी। देश के उद्योग व्यवसाय में कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग और आपूर्ति में लगातार बढ़ता अंतर दूर करना होगा। इसके अलावा भारत आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा और अन्य पूरक बुनियादी ढांचे की क्षमता भी बढ़ानी होगी। तो आपको पता है कि जब कोई भी एक बड़ा बिजनेसमैन कोई कंपनी भारत जैसे देश में लगाएगा तो उसका जो पहले जो भारत जैसे देश की जो प्राथमिकता होनी चाहिए उस तरह का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और जो तमाम तरह के जो बिजनेसमैन हैं जो उनकी आवश्यकताएं होंगी, जो उनकी प्राथमिकताएं होंगी, उस चीज़ को भारत जैसा देश अपनी जिम्मेदारी समझे और उन देशों को जरूर कह सकते हैं हस्तांतरित करे, प्रोवाइड करे, तब जाकर बात बनेगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ सबसे ज़्यादा देश से निर्यात बढ़ाने पर देना होगा। देश में करीब 250 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के तहत 5000 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ काम कर रही हैं। सेज में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। पिछले वित्त वर्ष में 2019-20 में सेज इकाइयों से करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में कहा गया है कि सेज से निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति संतोषजनक नहीं रही। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जितने सेज हैं उनमें आधे से अधिक बेकार पड़े हैं और निर्यात बढ़ाने में उपयोगी साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सेज को प्रभावी बनाकर वैश्विक कंपनियों को सेज की सुविधाओं से लाभान्वित कर दवाओं सहित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ज्वेलरी, चमड़ा और उसके उत्पाद, कालीन और मशीनी उत्पाद जैसी कई उस वस्तुओं की निर्यात की संभावनाएं साकार की जा सकती हैं। इसी तरह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए भी बंदरगाहों के आसपास तटीय आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को मूर्त रूप देने की जरूरत है। कई रिपोर्टों में यह पाया गया है कि सेज के उत्पादन को किसी नज़दीकी बंदरगाह तक ले जाने में बड़ी समस्या आती है। ऐसे में यदि देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 2-2-3-3 तटीय आर्थिक क्षेत्रों को उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाए तो इससे आपूर्ति की समस्या काफ़ी सीमा तक दूर हो सकती है। इससे विदेशों से कच्चे माल की आयात और तैयार माल के निर्यात में आसानी हो सकती है। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोविड-19 के बीच सरकार ने उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कलपुर्जा एवं सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रोत्साहन योजना, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुल योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। इससे भी वैश्विक निवेशक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो सकेंगी। कोविड-19 की वजह से चीन के प्रति बढ़ती हुई वैश्विक नाराजगी के मद्देनज़र भारत सरकार की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि वह विदेशी कंपनियां भी यहां आकर निवेश करें और घरेलू उद्योगों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। हम आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। इसलिए विदेशी निवेश और घरेलू उद्योगों के बीच संतुलन भी जरूरी है। इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।